जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आपका यहां होना कोई छोटी बात नहीं है, नहीं यह किसी की भी देन है। ये सब गुरु जी की योजना है। गुरु जी जानते हैं कि आज आपको किस संदेश की जरूरत है, किस बात को सुनने की, किस सच को समझने की। संगत जी, जब हम छोटे होते हैं तो सपने देखते हैं। सपने होते हैं अपना घर बनाएंगे, अपना परिवार बसाएंगे, अपना व्यापार करेंगे, और फिर जब सब कुछ मिल जाता है तो उम्मीद होती है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन संगत जी, कभी कभी जिंदगी हमें सिखाती है कि सपने तो बस सपने होते हैं, सच कुछ और ही होता है। और जब वह सच सामने आता है, जब सपने टूटते हैं, जब निराशा हाथ लगती है, तब गुरु जी आते हैं और कहते हैं, बेटा ये सब कुछ नहीं था, असली सपना तो अभी शुरू होगा। इस सत्संग को लाइक करें और कमेंट में लिखें, गुरु जी मेरे सपनों को समझ बख्श दो, क्योंकि प्रेम ही एकमात्र करेंसी है जो गुरु जी तक पहुंचती है। प्रिया वर्मा की जीवन गाथा सत्संग सुनिए संगत जी, सपनों का भ्रम से सच का मिलन तक। नमस्कार संगत जी, मेरा नाम प्रिया वर्मा है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूं। बस रहने वाली नहीं, मैं दिल्ली में एक बहुत सफल फैशन डिजाइनर हूं, या कहूं मैं थी। संगत जी, बचपन से ही मेरे मन में एक सपना था, बस एक सपना। मैं अपनी खुद की फैशन हाउस खोलूंगी, दुनिया को दिखाऊंगी कि एक औरत कितना कुछ कर सकती है, और फिर शादी करूंगी एक अच्छे आदमी से जो मेरे सपनों को समझे। एक खूबसूरत घर बनाऊंगी, बच्चे होंगे और सब कुछ खुशी और शांति से भर जाएगा। मैं जानती थी कि मेरा सपना सच होगा, मुझे पूरा विश्वास था, और सचमुच आधा सपना तो सच हो गया। 18 साल पहले मैंने अपनी फैशन हाउस खोली। माँ बाप ने समर्थन किया, भाई ने मदद की, और बाकी सब तो मेहनत, जिद और सपनों से भरा था। पहले साल बहुत मुश्किल था। कोई डिजाइनर का काम नहीं, पैसे भी नहीं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने सड़कों पर अपने काम को दिखाया, छोटी छोटी शुरुआत की। फिल्म एक्ट्रेस को एक ड्रेस बेच दिया, वो फिल्म में पहना, काम मिलने लगा। 5 साल में मेरी फैशन हाउस दिल्ली में सबसे अच्छी मानी जाने लगी। बॉलीवुड से ऑर्डर आने लगे, यूरोपीय ब्रांड से भी काम मिलने लगा। मैंने बड़ा ऑफिस खोला, अच्छे डिजाइनर्स को काम पर रखा। फिर शादी की बात आई। 16 साल पहले मैं अपने ऑफिस में काम कर रही थी। एक दिन मेरी मित्र ने कहा, प्रिया मेरे एक चचेरे भाई हैं, बहुत अच्छे, विदेश में काम करते हैं, तुम्हें पसंद आएंगे। मैंने कहा, देख मैं अभी अपने काम में बहुत व्यस्त हूं, शादी के लिए अभी समय नहीं, बस एक बार मिल लो ना, बस एक कॉफी के लिए। और फिर मैंने सहमति दे दी। उसका नाम था विक्रम, 7 साल बड़ा मुझसे, विदेश में एक बड़ी कंपनी में काम करता था। बहुत शांत, समझदारी वाला आदमी। जब वह मुझसे बात करता तो ऐसा लगता जैसे वह मेरी हर बात को समझता है, मेरे हर सपने को समझता है। पहली ही मुलाकात में मुझे पसंद आ गया। उसने कहा, प्रिया तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, मुझे ये बात पसंद है, तुम मेरे सपनों को समझते हो। नहीं, मैं उन्हें अपना बना लूंगा। ये सुनकर मेरा दिल पिघल गया। शादी हुई, और जब विक्रम ने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे लगा, हां मेरा सपना सच हो गया। अब सब कुछ ठीक रहेगा, अब सब कुछ खुशी ही खुशी होगी। शादी के बाद विक्रम ने दिल्ली में आकर एक बड़ा घर खरीदा, एक खूबसूरत घर, और मैंने अपनी फैशन हाउस को और बड़ा किया। विक्रम हमेशा समर्थन देता, मेरे हर ऑर्डर में मदद करता, मेरे हर सपने को प्रोत्साहन देता। 2 साल बाद हमारा बेटा आया, आर्यन, सबसे प्यारा बेटा। जब मैंने उसे अपने हाथों में लिया तो लगा कि अब मेरा परिवार पूरा हो गया है। विक्रम भी कितना अच्छा पिता बना। जब वो घर आता तो सीधे आर्यन को गोद में ले लेता, खेलता, हंसता,
पहले 3 साल बहुत सुंदर थे। ऐसा लगता था कि मैं किसी स्वर्ग में रह रही हूं। लेकिन स्वर्ग हमेशा के लिए नहीं होता। चौथे साल में एक छोटी सी बात शुरू हुई। कुछ ऐसा नहीं कि कोई भयानक झगड़ा हो, बस एक अलगाव, एक दूरी। विक्रम कहने लगा, प्रिया, तुम बहुत काम करती हो, क्या हम कभी घर पर भी समय बिता सकते हैं? मैंने कहा, विक्रम, मेरे पास बहुत ऑर्डर है। इस महीने एक बड़ा फैशन शो है, बस अभी कुछ महीने और। बस अभी? तुम हमेशा कहती हो बस अभी। पहली बार उसके स्वर में गुस्सा महसूस किया, लेकिन मैंने सोचा शायद वो थका हुआ है, शायद ऑफिस का स्ट्रेस है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ठीक नहीं हुआ। 5वें साल में विक्रम ने अपने ऑफिस के लिए एक नई पोजीशन पाई। वह कहने लगा कि उसे और भी ज्यादा समय ऑफिस में रहना होगा। दिन भर बाहर रहने लगा, रातें भी बाहर रहने लगा। आर्यन को तो पिता की कमी शुरू हो गई। जब वो स्कूल से आता तो सीधे मुझसे पूछता, मम्मी, पापा कब आएंगे? बेटा, पापा ऑफिस में हैं, शाम को आएंगे। लेकिन शाम को अक्सर विक्रम नहीं आता, या फिर बहुत देर रात को आता। एक दिन मैंने पूछा, विक्रम, ऐसा क्या हुआ? तुम हमेशा बाहर क्यों रहते हो? वो कहने लगा, प्रिया, तुम हमेशा अपने काम में लगी रहती हो, मैं भी अपने काम में लगना चाहता हूं। क्या ये गलत है? नहीं, गलत नहीं है। पर घर का क्या? आर्यन का क्या? आर्यन के पास तुम होना, और मैं भी तो घर आता हूं। लेकिन घर आना और घर पर होना दोनों अलग बातें हैं। छठे साल में हमारे बीच एक सन्नाटा आ गया। ऐसा नहीं कि हम झगड़ते थे, बस हम बात नहीं करते थे। सुबह मैं उठती, चाय बनाती, विक्रम अपनी कॉफी ले लेता, आर्यन को स्कूल भेजती, फिर ऑफिस चली जाती। शाम को लौटती तो विक्रम कभी आया होता, कभी नहीं। रात को खाना खाते हुए भी बस खाना, कोई बातें नहीं, कोई हंसी नहीं, कोई प्रेम नहीं। आर्यन को इस सब का असर दिखने लगा। वो स्कूल में मन नहीं लगाता, कभी कभी सोते समय रो भी देता। मैंने विक्रम से कहा, हमें परिवार परामर्श लेना चाहिए। विक्रम ने कहा, परिवार परामर्श? प्रिया, हम तो परिवार नहीं हैं, हम 3 अलग अलग लोग हैं जो एक घर में रहते हैं। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया। 7वें साल में कुछ और खुलासा हुआ। विक्रम के फोन पर एक औरत बार बार कॉल कर रही थी। उसका नाम था आदिति, ऑफिस की कोई सीनियर। जब मैंने पूछा तो विक्रम ने कहा, बस काम की बातें हैं। लेकिन मैं अंधी नहीं थी, मैं समझ गई। एक दिन मैंने विक्रम के फोन को चेक किया। मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने कर दिया। संदेश थे बहुत सारे। मिस यू, जब अगली बार मिलेंगे, तुम्हारे बिना अधूरा हूं। मेरा सारा संसार ढह गया। जब मैंने विक्रम से पूछा तो उसने कहा, प्रिया, मैं तुमसे सच कहना चाहता हूं। आदिति और मैं, हम एक दूसरे को समझते हैं। तुम सिर्फ अपने काम को समझती हो, मैं तुम्हारा कोई महत्व नहीं हूं। तो क्या तुम मुझे छोड़ना चाहते हो? मैं नहीं जानता, मैं भ्रमित हूं। लेकिन विक्रम तो भ्रमित रहा। उसके फैसले तो स्पष्ट थे। 6 महीने बाद उसने मुझे एक कानूनी नोटिस दे दिया, तलाक का। मैंने कहा, आर्यन, तुम्हारे बेटे का क्या होगा? मैं महीने में 2 बार उससे मिल लूंगा। 2 बार? विक्रम, वो तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा खून है। प्रिया, तुम उसे संभालो। तुम्हें तो अपने काम की चिंता ही है, बाकी सब मामूली है। ये शब्द मेरे दिल को बार बार चीरते रहे। तलाक के बाद मैं पूरी तरह अकेली रह गई। बस मेरे पास था आर्यन और मेरा काम। पर अब मेरा काम भी मेरे खिलाफ हो गया, क्योंकि मैं आर्यन के लिए घर में नहीं थी। वो अकेला था, एक मां के प्यार के लिए भूखा, एक पिता के लिए तरसता। स्कूल में शिक्षक कहते, प्रिया जी, आर्यन बहुत अकेला रहता है,
क्या आप घर में उसके साथ समय बिता सकती हैं? संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वो पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि सेवा एक ऐसी ढाल है जो आने वाले अनजाने संकटों से व्यक्ति की रक्षा करती है। सच्चे हृदय से की गई सेवा गुरु और भगवान दोनों को प्रिय होती है। कई बार सेवा किसी विशेष कर्म को सफल करने का माध्यम बनती है। गुरु कृपा से जीवन की दिशा ही बदल जाती है। जब स्क्रीन पर QR कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही QR कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी UPI ऐप, फोन पे, पेटीएम आदि में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए। उस इमेज को सेलेक्ट करके सेवा राशि जोड़े। आपसे निवेदन है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए की श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बन सकते हैं। धन से की गई सेवा किसी जरूरतमंद का पेट भरती है, लेकिन भाव से की गई सेवा सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। गुरुजी कहते हैं, जहां सेवा है वहीं मेरा वास है। हर थाली में प्रेम हो, हर सेवा में आशीर्वाद हो और हर हृदय में शुक्राना गुरुजी की भावना हो। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मेरे पास समय नहीं था। मेरे पास तो सिर्फ पैसे थे और पैसे से प्यार नहीं खरीद सकते। एक दिन आर्यन ने मुझसे कहा, मम्मी, क्या हमारा परिवार भी नॉर्मल परिवार की तरह हो सकता है, जहां पापा और मम्मी दोनों घर में हों? मैंने उसे गोद में ले लिया और रो पड़ी। इसी बीच मेरी मां को कैंसर हो गया, गंभीर कैंसर। डॉक्टर कहते थे उनके पास अब कुछ महीने ही हैं। मैंने अपनी मां को देखा। उन्होंने मेरे सारे सपनों को पूरा करने में मदद की। अब जब उन्हें मेरी जरूरत थी तो मैं कहां था? मैं ऑफिस से छुट्टी लेना चाहती थी, लेकिन इतने बड़े ऑर्डर थे, मैं नहीं जा सकती थी। मम्मी, मैं अगले महीने आऊंगी। मैंने कहा, ठीक है बेटा, तुम अपना काम कर, मैं ठीक हूं। लेकिन वो ठीक नहीं थी। उसके 3 सप्ताह बाद एक कॉल आई, प्रिया, तुम्हारी मां चली गई। मैं दिल्ली के लिए भागी, लेकिन जब मैं पहुंची तो मां पहले ही चल चुकी थी। मैंने उनका अंतिम प्रणाम नहीं कर पाया, उनकी आखिरी सांस नहीं देखी, उनसे आखिरी बार नहीं कह पाई, मैं तुम्हें प्यार करती हूं। यह तो बहुत बड़ी कीमत थी, मेरे सपनों की कीमत। मां की मृत्यु के बाद मेरा पूरा संसार उजाड़ हो गया। मैं दिल से टूट चुकी थी, शरीर से भी। मैंने खुद को पूरी तरह ऑफिस में डूबा दिया, लेकिन काम भी अब मेरे लिए खुशी नहीं देता था, सिर्फ शून्यता देता था। एक दिन आर्यन ने मुझसे कहा, मम्मी, तुम हमेशा दुखी क्यों? मैं दुखी नहीं हूं बेटा, तुम झूठ बोल रही हो। तुम बहुत दुखी हो और मैं भी दुखी हूं, क्योंकि मम्मी के पास मेरे लिए समय नहीं है। ये शब्द मेरे दिल को काटते हुए निकले। मैंने अपने बेटे को गोद में ले लिया, पर गोद में लेना और दिल से प्यार करना दोनों अलग बातें हैं। उस रात मैंने सोचा, मैंने लंबे समय तक सोचा। मेरे पास सब कुछ था, सफलता, पैसे, ख्याति, लेकिन मेरे पास वो सब नहीं था जो महत्वपूर्ण था। मां नहीं थी, पति नहीं था, और बेटे को तो मैं अपने पास रखते हुए भी खो चुकी था। मैंने अपने सपनों की कीमत गिनी और महसूस किया कि मैंने सब कुछ गवा दिया। उस रात मैंने अपना चेहरा देखा दर्पण में। एक टूटी हुई महिला, एक विफल माता, एक अकेली औरत। मैंने खुद से पूछा,
अब क्या? फिर मेरी एक दोस्त ने, जिसका नाम था मीरा, मेरे पास आकर कहा, प्रिया, मैंने एक जगह जाना शुरू किया है। वहां एक गुरु जी है, बहुत अद्भुत है। क्या तुम भी चलोगी? गुरु जी? मीरा, मेरे पास गुरु जी के लिए समय नहीं है। मेरे पास तो अपने आप के लिए भी समय नहीं है। बस एक बार चलना, बस एक बार। मैंने ना कहना चाहा, लेकिन फिर सोचा, क्या मेरी ये ना कहीं और भी बेहतर हो सकती है? मैंने हाँ कह दी। अगले रविवार मीरा मुझे एक मंदिर ले गई। वहां सैकड़ों लोग बैठे थे। सबके चेहरों पर शांति थी, एक ऐसी शांति जो मैंने साल भर से नहीं देखी थी। गुरु जी की स्वरूप मंच पर थी। उनकी आंखें देखते ही मेरे दिल में कुछ कंपन हुआ। सत्संग शुरू हुआ। एक बुजुर्ग बोली, गुरु जी की कृपा से मैंने अपने बेटे को वापस पाया 20 साल बाद। एक जवान कहने लगा, मेरी शादी टूटी थी, अब गुरु जी के दरबार में आने के बाद सब ठीक हो गया। एक महिला बोली, मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, अपने सपनों को कहीं पीछे छोड़ दिया था। गुरु जी ने मुझे सिखाया कि सपने तो हमेशा पूरे होते हैं, बशर्ते हम सही तरीके से सुने। यह आखिरी वाक्य मुझे रोक गया। गुरु जी से प्रश्न। सत्संग के बाद मैंने हिम्मत करके अपनी बात रखी। गुरु जी, मैंने अपना पूरा जीवन एक सपने के पीछे दौड़ाया, एक ऐसा सपना जो अब टूट चुका है। मेरा घर टूट गया, मेरी मां चली गई, मेरा बेटा दुखी है, मेरे सपने मेरे प्यार की कीमत पर पूरे हुए। अब मैं क्या करूं? जो बुजुर्ग सत्संग चला रहे थे वे मुस्कुराए। बेटी, सपने कभी गलत नहीं होते, गलत होता है उनका तरीका। तुमने सपने देखे, ये ठीक था, पर तुमने इन सपनों के लिए जो कीमत दी वो सवाल का विषय है। अब जो करना चाहिए वह है क्या? पहला, खुद को माफ कर। तुमने अपने हिसाब से सब कुछ किया, तुम जानती हो कि क्या सही था और क्या गलत। अब बस खुद को प्यार करना। दूसरा, अपने बेटे को दिल से समझना, उसका घाव भरना। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, गुरु जी को अपने दिल में स्थान देना, क्योंकि अब मां नहीं है तो गुरु जी ही है। मैंने रो पड़ी, लंबे समय के बाद सच्चे आंसू। उस दिन से मैंने एक नया जीवन शुरू किया। पहला काम, अपने ऑफिस को थोड़ा पीछे रखना। मैंने एक टीम को पूरी जिम्मेदारी दे दी। अब मैं सिर्फ डिजाइन और महत्वपूर्ण निर्णय लेती हूं, बाकी सब ऑटोमेटिक चलता है। दूसरा काम, आर्यन के साथ समय बिताना। हर दोपहर को मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेती हूं, आर्यन को स्कूल से लेने जाती हूं, साथ बैठकर चाय पीते हैं, बातें करते हैं, खेलते हैं। तीसरा काम, हर रविवार गुरु जी के दरबार जाना और प्रार्थना करना। गुरु जी, शुक्राना, मेरे सपने भले टूट गए पर तुमने मुझे एक और जरूरी सपना दिया, अपने बेटे को प्यार से भरना। 2 महीने बाद आर्यन ने मुझसे कहा, मम्मी, तुम बहुत बदल गई हो। कैसे बदल गई बेटा? अब तुम खुश हो, अब तुम सिर्फ मेरे साथ नहीं हो, तुम मेरे दिल में हो। यह सुनकर मेरा दिल पिघल गया। एक दिन उसने मुझसे पूछा, मम्मी, क्या पापा कभी वापस आएंगे? शायद नहीं बेटा। तो ठीक है, क्योंकि अब तुम्हारे पास मैं हूं और हमारे पास गुरु जी है। गुरु जी ने मुझे सिखाया, सपने देखना ठीक है, पर अपने प्रियजनों को भुलाकर नहीं। सफलता महत्वपूर्ण है, पर संबंध उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। पैसे से प्यार नहीं खरीद सकते। एक मां का प्यार वह है जो पहचानता है, समझता है और सदा क्षमा करता है। अपने आप को माफ करना आत्मा का सबसे बड़ा त्योहार है। और जब तुम गुरु जी के पास आते हो तो तुम कभी अकेले नहीं रहते। अब 6 महीने हो गए और मैं एक बिल्कुल अलग औरत हूं। मेरे ऑफिस में अभी भी काम आता है, पर अब वह मेरी पहली प्राथमिकता नहीं है। पहली प्राथमिकता है आर्यन और गुरुजी। आर्यन अब स्कूल में बहुत अच्छा कर रहा है
और सबसे महत्वपूर्ण, वो खुश है, सच का खुश। विक्रम भी आर्यन से मिलता है, अब महीने में सिर्फ 2 बार नहीं, बल्कि हफ्ते में 1 बार। क्योंकि जब विक्रम को पता चला कि मैं बदल गई हूं, तो उसे भी एहसास हुआ कि शायद उसने भी गलत किया था। मैं उसे माफ कर चुकी हूं, न सिर्फ मुंह से, दिल से, क्योंकि गुरु जी ने सिखाया माफी ही असली ताकत है। संगत जी, अगर आप भी किसी सपने के पीछे दौड़ते दौड़ते अपने प्रियजनों को भूल चुके हैं, अगर आप सफलता के शिखर पर हैं लेकिन दिल से खाली हैं, अगर आपके परिवार में प्रेम नहीं है पर सन्नाटा है, तो याद रखिए, ये अभी देर नहीं हुई, अभी भी समय है। अपने प्यारों के पास लौट जाइए, उन्हें अपने समय दीजिए, अपने दिल दीजिए, गुरु जी की शरण में आइए। कहिए, गुरु जी, मेरे सपनों को समझ बख्श दो, मुझे सिखा प्रेम क्या है, और देखिए कि कैसे आपकी जिंदगी में एक नई रोशनी आ जाती है। संगत जी, जिंदगी बहुत छोटी है, बहुत ही छोटी। हम सोचते हैं कि हमारे पास हमेशा समय है, कि आज नहीं तो कल, पर कभी कभी कल आता ही नहीं। अपनी मां को हर दिन कहिए, मैं तुम्हें प्यार करती हूं, क्योंकि कल वो नहीं हो सकती। अपने पति को गले लगाइए, बिना कोई कारण, बस क्योंकि वह है। अपने बेटे को खेल में समय दीजिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा। और अपने आप को भी प्यार कीजिए, क्योंकि अगर तुम खुश नहीं हो तो कोई भी नहीं हो सकता। गुरु जी कहते हैं, बेटा, सपने तो बस सपने होते हैं, असली धन है तुम्हारा प्यार। अपने प्यार को संजो, अपने रिश्तों को निभा, बाकी सब तो आएगा जाएगा। इसलिए संगत जी, आज ही फैसला कर लो, अपने प्रियजन के पास जा, गले लगा, कह, मैं तुम्हें प्यार करती हूं, और अब मेरे पास तुम्हारे लिए हमेशा समय होगा। क्योंकि यही है असली सफलता, यही है असली सपना। दोस्तों, ये सत्संग अगर आपके दिल को छुआ तो लाइक बटन दबाइए, कमेंट में लिखिए, गुरु जी, मेरे सपनों को मेरे प्रियजनों के साथ जोड़ दो। इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो सफलता के पीछे अपने परिवार को खोते जा रहे हैं। हो सकता है यह सत्संग उन्हें वापस लाने में सफल हो। याद रखिए संगत जी, सपने वह हैं जो गुरु जी के साथ पूरे होते हैं, और सफलता तो वही है जहां प्रेम है। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, कहते हैं जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा किताबों में नहीं, बल्कि हमारी अपनी यात्रा में छुपी होती है। कभी कभी परिस्थितियां इतनी उलझ जाती हैं कि लगता है बस यही अंत है, हम हार मान ले, चुप हो जाए। पर यहीं पर जीवन एक नया मोड़ लेता है और गुरुजी की लीला शुरू होती है। कुछ समय पहले की बात है, मैं एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा था। सब कुछ सामान्य दिखता था, मगर दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। ऑफिस में जलन, राजनीति, हर दिन बस एक न हार मानने वाली जद्दोजहद। घर आता तो पत्नी के चेहरे पर भी वही चिंता, बच्चों में भी उदासी, सब कुछ होते हुए भी ठहराव, और मन में सिर्फ अकेलापन। इसी जिंदगी के बोझ में एक दिन तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने आराम की सलाह दी, पर बेचैनी और बढ़ गई। थक हार कर एक शाम घर की छत पर लेट गया, आसमान की ओर देखता रहा। मां ने पास आकर पूछा, क्या सोच रहे हो बेटा? बोल नहीं पाया, बस सिर झुका लिया। मां ने कहा, कभी गुरुजी से बात करके देख, शायद तेरे मन की सच्ची बात वहीं सुनी जाए। उस दिन पहली बार संगत जी दिल से गुरुजी को पुकारा। उनके स्वरूप को देखा, आंखें नम हो गई। कोई लंबा पाठ नहीं, कोई बड़ी पूजा नहीं, बस आंख बंद करके कहा, गुरुजी, अगर आप कहीं हैं तो बस आज मेरा मन हल्का कर दो। रात गहरी नींद में कटी और सुबह एकदम नया सवेरा था। घर में पहले जैसी घुटन नहीं, ऑफिस के लिए निकलते हुए डर नहीं। ऑफिस पहुंचा तो बॉस ने हेठी नहीं की, बल्कि पहली बार मेरी मेहनत की दिल से तारीफ की।
उसी दिन एक पुराने साथी ने मिलकर मदद का हाथ बढ़ाया जो महीनों दूर था। छोटी छोटी बातें, मगर हर जगह शांति, आस और राहत के संकेत मिलने लगे। संगत जी, मेरे बेटे को स्कूल में बहुत डर लगता था। वो अपनी कमजोरी, असफलता को लेकर खुद को दोष देता था। एक रविवार उसको भी गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठा दिया। कोई प्रवचन नहीं, कोई दबाव नहीं, बस बोला, अपना डर और मन की सब बातें गुरुजी से कह देना। बहुत देर तक चुप, फिर आंखें बंद की और दिल खोल दिया। अगले हफ्ते पहली बार उसने बच्चों के सामने शेर की तरह बोलना शुरू किया। पढ़ाई में भी आगे निकला। उसमें आया ये बदलाव बस उसके भरोसे का परिणाम था कि कोई है जो उसकी चुप्पी तक सुनता है। अब घर का माहौल बदलने लगा है। हर शाम कोशिश करता हूं कि पूरा परिवार मिलकर 10 से 15 मिनट बस गुरुजी को याद करें। कभी सत्संग, कभी भजन, कभी बस धन्यवाद। इसमें कोई नियम नहीं, बस मन का भाव और आभार। धीरे धीरे रिश्तों में मिठास लौटी। बच्चों ने मुस्कुराना शुरू किया। पत्नी पहले से खुलकर बात करने लगी। जिस घर में डर और अनकहे सवाल थे, वहां अब उम्मीद, शांति और खुशी के फूल खिलने लगे। मेरे जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है, संगत जी, गुरुजी की कृपा दिखने से पहले भरोसा मांगती है, समर्पण मांगती है। जब सबको छोड़कर उनसे दिल से बात करते हैं तो वो 100 गुना लौटाते हैं। कभी किसी मददगार रूप में, कभी अपने स्वरूप के सुकून में, कभी परिस्थितियों के अचानक बदल जाने में। जिन्हें लगता है कि गुरुजी सुनते नहीं, बस एक बार सच में उनके स्वरूप के समक्ष भाव से बैठकर कहकर देखिए, गुरुजी आप हैं, मैं जानता हूं और मैं अपने जीवन के हर सजदे में आज आपके नाम का शुक्रिया करता हूं। संगत जी, अगर कभी आपके जीवन में भी अंधेरा, अकेलापन या कठिनाई रही हो और गुरुजी की कृपा से वो पल बदला हो, तो अपनी कहानी नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। आपकी सच्चाई किसी और को डूबते हुए जज्बे से निकाल सकती है, किसी के मन को संबल दे सकती है। याद रखिए संगत जी, पीड़ा, संघर्ष और प्रश्न गुरुजी की ओर जाने का रास्ता बन जाते हैं। बस आंखें बंद कीजिए, मन गुरुजी के स्वरूप की ओर लगाइए और देखें कैसे आपको हर जगह नए खुशियों की खुशबू मिलने लगेगी। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना संगत जी।